रविंद्र जी हम देख रहे हैं, रविंद्र जी आपके पास आता हूं मैं। पहले मैं जोशी जी से फाइनल एक टिप्पणी तीनों को सुनने के बाद जोशी जी के पास जाऊंगा आज। मैं रविंद्र जी ये जानना चाहूंगा, हमने देखा है कि बहुत जो ऐसे सूबे, हरियाणा में नहीं हो पाया अब तक संगठन का चुनाव, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बहुत प्रमुख सूबे, और अब तक जहां हुआ है वो ऐसे सूबे हैं जो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में हो गए, सिक्किम में हो गए, जो जो राज्य बहुत, जहां आप अपनी कोई बहुत बड़ा आपका वजूद नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में ये जो बार बार ये नजर आता है, हम मध्य प्रदेश पाते हैं, मध्य प्रदेश में साफ तौर पर चल रहा है कि यहाँ हेमंत खंडेलवाल का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है, संघ की पसंद उन्हें बताया जा रहा है कि संघ चाहता है कि हेमंत खंडेलवाल हो, लेकिन मोदी शाह जो है उनके अलग मोहर हैं। तो हर जगह पेचेस फंसे हुए हैं, और जो विलंब हो रहा है इसी वजह से, और जो अटका हुआ है मामला, उसमें अटकने में यही निकल कर आ रहा है, इस बार संघ अड़ गया है कि नहीं अब यही होगा। तो ऐसी स्थिति में जो, अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, अभी कुछ चीजें कही हैं राकेश जी ने, क्या आप देखते हैं, क्या पाते हैं, ये जो पेच हैं तमाम फंसे हुए, आपकी राय क्या है रविंद्र जी? जी नमस्कार। देखिए सब हर जो एक नेता है उसका एक समय आता है, मुझे लगता है वो समय आ गया। अब आरएसएस ने भी हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं या अपने लोगों को बिठाना शुरू कर दिया है। पिछले एक दशक में जितनी सरकार चली है बीजेपी की, उसमें कभी आरएसएस की तरफ से ऐसी हठधर्मिता की नहीं गई, जितनी अब देखने में आ रही है। उन्होंने जो भी फैसला किया केंद्र सरकार ने या मोदी ने, उस बात को एक्सेप्ट किया और उस बात को ही मान लिया। लेकिन अब थोड़ा सा अपनी ताकत का दिखाने की कोशिश हो रही है, जो कि इसके पहले की सरकारों में या इसके पहले 2 बार जो सरकारें बनी उसमें नहीं दिखी। और मुझे लगता है इस बात का असर तो होता ही है कि अगर पार्टी कमजोर है, 240 पर है, तो जाहिर है फिर सब लोग जो भी थोड़ा बहुत पार्टी के भीतर हैं या बाहर हैं, और वो विरोध के स्वर हो सकते हैं या संभावित विरोध हो सकता है, उससे बचने के लिए पहले दिन से प्रयास किए जा रहे हैं। जो बातें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग, आप लोग भी समझ रहे हैं, सारे लोग, उसके अनुसार देखिए संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई जाती। अब जब आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, 240 सांसद हैं, तो किस आपने ही टिकटें दी हैं, किसी और ने तो टिकट दी नहीं, फिर काहे का डर है? तो एक बैठक, लेकिन विरोध का एक स्वर भी उठने की संभावना हो, तो वहां पर भी उसको अवॉइड करने की कोशिश ये सरकार करती हुई हमेशा दिख रही है कि ऐसा कोई प्रयास ना हो। जबकि अंदर खाते से जो खबरें आती हैं वो तो जाहिर है ये दिखाती हैं कि भैया अब उतनी और ताकत नहीं रहेगी, और केवल अब तो समय कह रहे हैं कि बीएल संतोष का बदलने का भी आगे काली अध्यक्ष का नहीं है, और उसके लिए भी कोई नया व्यक्ति का चुनाव करने की तैयारियां चल रही हैं। अगर बी पार्टी के अध्यक्ष पे नहीं, तो बीएल संतोष की जगह पर संजय जोशी को बिठाया जाए, जिस पद पर वो पहले रह चुके। बातें तो अब इस तरह की भी आने लगी। अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अगर पार्टी के अध्यक्ष पर नहीं तो कम से कम इस पद पे बिठाया जाए, और संजय जोशी ने जो काम उस पद पे रह के किया था, वो उसकी तारीफ तो आरएसएस हमेशा से करता है। इतने साल के वनवास के बावजूद संजय जोशी आज भी ताकत में बने हुए हैं, और जिस तरह के नाम उछाले जा रहे थे, उन नामों को देख के तो ये लगता है कि आरएसएस बिल्कुल इस बार आर पार के मूड में है कि इस बार लक्ष्मण सिलवेनिया की तरह पूरे घर के बदल डालूंगा, और नए, बिल्कुल नए चेहरे जो मोदी को पसंद हो ना हो, लेकिन आरएसएस उस पर अड़ी हुई है। और इसलिए शायद ज्यादा संभावना इस बात की हो रही है कि आरएसएस इस बार जो मजबूती से स्टैंड ले रही है, उसकी वजह से बीजेपी के टॉप ब्रास इस बार चिंता में है। और गडकरी एक डार्क हॉर्स की तरह भी अपीयर हो सकते हैं, ये चर्चाएं भी हैं, क्योंकि गडकरी पिछले 10 साल 15 साल से जिस पद पे हैं उस पद पे वो काम कर रहे हैं, और अब मुझे लगता है वहां पर उनकी भी कई बार उनकी भी छटपटाहट वहां पर दिखती है। तो शायद अब ताजा ताजा जो बयान देखे हैं रविंद्र भाई, अभी जो जो वो जो उसमें पेश आ रहे हैं, तो ऐसा कई ध्वनित होता है। मैं ये जोशी जी के सवाल बचाए हुए था, लेकिन आप भी बोलिए, मैं जोशी जी से उस पर राय लूंगा। आपकी हाँ, टिप्पणी तो जी। गडकरी अगर पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर देखेंगे कि पॉलिटिकल इस तरह का पॉलिटिशियन कोई हमें चाहिए, तो शायद गडकरी उससे बहुत मुफीद हैं, जो आरएसएस। और देखिए एक और खास बात है, मेरी जानकारी में, बाकी तो वरिष्ठ लोग बैठे बताएंगे, मेरी जानकारी में जेटली और नितिन गडकरी, ये 2 लोग ऐसे मैंने बीजेपी की इस हुकूमत में देखे हैं जो अपने भाषण के, अगर 30 मिनट के भाषण में 70 बार मोदी का नाम नहीं लेते। इसके अलावा मैंने किसी मंत्री को आज तक नहीं देखा है कि अगर 30 मिनट के भाषण में 50-60 बार वो प्रधानमंत्री का नाम ना लेते हो। केवल गडकरी और अरुण जेटली, बाकी सब लोगों की तो स्थिति जो है वो हम लोग उनके महकमे से ज्यादा वो मंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। खैर, मसला यही है सर कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और आज की जो खबर है वो शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी कि सीएजी की नियुक्ति पर भी अब सवाल खड़े हो गए। सीईसी पे तो चल ही रहा था,
सीएजी की नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और उस पर भी जवाब मांग लिया है। तो सरकार के लिए चुनौती और और सबसे बड़ी बात, वो ग्रोक आ गया, देखिए ना सर, वो ग्रोक कैसे सबको एक्सपोज किया जा रहा है। वो अरे तो ट्विटर पे जो किया है उसने, वो सबको एक्सपोज किया जा रहा है। तो अब अगर ग्रोक जो है वो तो ट्विटर का है और एलन मस्क का है, तो एलन मस्क ने इस तरह की क्या फीड किया है उसमें, या ये भी तो एक सवाल उठ ही रहा है ना कि दो जो देश के सबसे बड़े कारोबारी हैं उन दोनों के साथ अलायंस कर लिया, और उसके बाद जैसे ही तीसरी चीज को लॉन्च की ना, उसके बाद वो चीज ऐसी है कि जो सरकार के ऊपर खच्चे उड़ा रही है, सरकार के लिए इतनी ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है, और सरकार उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रही। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पर फिलहाल खड़ा करते हुए दिख रही है। और आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो समन्वय था, और बीजेपी आरएसएस ने जिस तरीके से इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से जैसे उनका जो क्रेडिट है, उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो उन्होंने इस बार आगे बढ़ के लिया है। चाहे कोई विधानसभा चुनाव, हरियाणा का, दिल्ली का, बार बार ये खबरें हम लोग सुनते हैं कि आरएसएस ने 20,000 छोटी बड़ी सभाएं करी, उन्होंने इतनी बैठकें करी। ये बात हमने लोकसभा चुनाव से पहले नहीं सुनी, और शायद इसकी जरूरत तभी पड़ी होगी जब जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब हमको जरूरत रही नहीं आरएसएस की। तब शायद आरएसएस अब अपना जो है उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है कि क्रेडिट केवल बीजेपी का नहीं है, हमारे सहयोग के बगैर कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। और पता तो सबको है, लेकिन इस पता जो बात है उसको और मजबूती से स्थापित करें, उसके लिए बार बार आरएसएस इस तरह की बातें कर रही है। और ये जो नाम आ रहे हैं, सभी नामों पर हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रमों में डिस्कशन किया है, तो ये नाम, इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो बीजेपी को या बीजेपी के टॉप ब्रास को सूट करने वाला हो। चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे वो गडकरी हो, या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, जितने भी नाम आ रहे हैं वो नाम कहीं ना कहीं इस तरह के आ रहे हैं जहां से बीजेपी के लिए दिक्कतें पैदा होंगी टॉप ब्रास के लिए। और इसलिए बार बार बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो तनातनी की खबरें थी, उन तनातनी की खबरों को इन नामों की वजह से और बल मिलता है। तो अब समय तो कम रह गया, अब इसी में फैसला करना है। और बाकी जो डेमोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं कि भाई बीजेपी के अंदर बड़ी भारी डेमोक्रेसी है, अब कांग्रेस की तरह वोटिंग तो होगी नहीं इसमें अब तक कभी नहीं, अब तक तो कभी वोटिंग होती नहीं है। तो इसमें भी ऐसा ही नाम आएगा, और इंटरनल डेमोक्रेसी के ठेकेदार बनने वालों की पोल एक बार फिर खुलेगी कि अध्यक्ष जो है उसका निर्वाचन कैसे होता है। जी ठीक। रविंद्र भाई, मैं ये जो पॉडकास्ट की बात करता हूँ, पॉडकास्ट में आप तो बहुत बारीक निगाह नजर रखते हैं और आप निरंतर सक्रियता आपकी रहती है। हम देख रहे हैं कि हमने ये इस पूरे मामले में पाया कि ट्रोलिंग जमकर हुई है मोदी जी की, पूरा उनका जो किया धरा था, ऐसा लगता है पानी फिर गया। एक चीज, और दूसरा हमने देखा कि आज भी हमने देखे बहुत टुकड़े अलग अलग जारी किए गए उनके प्लेटफॉर्म, मोदी जी के अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैंने उसे लेकर स्टोरी भी की। मैंने देखा कहीं 600 लोगों ने देखा है, कहीं 1000 लोगों ने देखा है, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे। तो जो ब्रांड मोदी है उसकी जो चमक को और चमकाने का प्रयास, ये जो कम हुई है, एक पॉलिशिंग की कोशिश है, क्या अब ये जनता जो अभी कहा, राकेश जी ने कहा कि उसमें हर चीज तो ऐसी है कि जिसमें कहीं ना कहीं साफ परिलक्षित होता है, आप जो बातें कर रहे हैं आप उसके अनुरूप काम कहीं से कहीं तक नहीं कर रहे हैं, तो सारा कुछ अब ये उल्टा पड़ रहा है, ऐसा मान सकते हैं रविंद्र जी? देखिए संजीव जी, ये तो पेड कास्ट था, पेड कास्ट। यस, एब्सोल्युटली। पॉडकास्ट तो थोड़ा बहुत तो ऐसा होता है जिसमें रैशनल बातें हों। पेड कास्ट था और मैं था बस, उसके अलावा तो कोई हुआ ही नहीं कुछ। मैंने मतलब वो मगरमच्छ जब से पालना शुरू किया बचपन से, मगरमच्छ और कछुआ घर लेके आ गए थे, वो जो दंत कथाएं आपन ने सुनी हैं कि एक मयूर आ गया था, जी जी, इसमें और इस पॉडकास्ट में क्या, सारी बातें जो जिन सवालों के जवाब हम लोग ढूंढना चाहते हैं वो सवाल के जवाब तो मिलते नहीं कभी भी, चाहे कोई पॉडकास्ट करे, पेडकास्ट करे, कोई भाषण हो। और खास बात और देखिए सर, एक बात सर पर आप जो क्या चाहते हो, आपको आगे आपके प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देंगे या प्रेस से बात करेंगे, वो मन की बात करेंगे, या पॉडकास्ट करेंगे, पैडकास्ट करेंगे, यही तो करना है उनको। आप क्यों ये अपेक्षाएं करते? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंटरव्यू देने वाले प्रधानमंत्री हैं, इतने इंटरव्यू दे दिए, आम तक कैसे खाते हैं बता दिया उन्होंने, आम खाने तक का इंटरव्यू दे दिया। जी जी, और वॉलेट रखते नहीं रखते हैं आप, वो भी वॉलेट रखते नहीं है। और ये अच्छा, ये असल में हम लोगों को ना वही बात है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई जब सरकार कभी भाई वो भी देखना, वो किसी ने जो है बड़ा अच्छा किया कि 1960 से 65 के बीच, शायद रामचरण जोशी जी साहब बता सकते हैं कि वो
कैनवास का शू, 11-12 रुपए का शू, जिस जमाने में 25-30 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी अफसरों की, उस जमाने में उनके मामा जी ने खरीद के दिए थे, ये भी उन्होंने कहीं कहा है। उस पर भी बड़ी हो रही, फिर वो उसका खड़िया लाना, उसको पोतना, और बाटा बहुत बाद में आया है, सारी बातें वो कर रहे हैं। अब ये जोशी जी बहुत अच्छे से बता देंगे कि उसमें क्या कुछ उस दौर में होता था, क्योंकि आपके पास में सारा कुछ आपने देखा है दौर। जी आप करिएगा अपनी बात। ये वही तो सर, हालात देखिए क्या है कि मतलब हम लोग बड़े हैरान होते हैं। कहाँ तो हम लोगों को डिस्कशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए मुल्क की प्रगति की, देश की तरक्की की। हम लोग चाइना के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हमारा और चाइना का दो ही, एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन हम लोग आजू बाजू में है, दूसरा हमारे पास भी बड़ी भारी जनसंख्या है, उनके पास भी है। तो जाहिर है वो कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करके आज चाइना कहाँ पहुंच गया, कैसे चाइना ने अपने देश में जो तरक्की हुई है, कैसे देखिए 1912 में एक वहां पर जो क्रांति हुई, उस टाइम रिलीजन की क्या पोजीशन थी। आज जब कम्युनिज्म आ गया है तो रिलीजन कहाँ है, और रिलीजन के खत्म होने से चाइना ने कितनी तरक्की करी। हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया की तरफ, कि हम लोग, हमारा आज मुकाबला औरंगजेब से हो रहा है कि जैसा औरंगजेब था हम लोग उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। अरे भाई, औरंगजेब से तो सारे ही अच्छे हैं, औरंगजेब के मुकाबले में तो हो सकता है कि हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी अच्छा हो, लेकिन उसके साथ मुकाबला करके हासिल क्या होने वाला है। उसके साथ अगर मुकाबला करना है तो इकोनॉमी में करना चाहिए हमको। जब सारा विश्व कहता था कि हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत उच्च स्तर पर थी, उसके उसमें मुकाबला करो। अगर वो सोने की चिड़िया की बात जो होती थी वो उसकी बात करें। ये झूठे जो प्रपंच फैलाए जाते हैं उन पर मुकाबला करके हम लोग जिस तरीके से आने वाले यंग जनरेशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज्यादा खराब है। और उस पर भी ये जो प्रोपेगेंडा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके झूठा प्रचार जो हो रहा है, उससे तो हिंदुस्तान के लोगों का ही नुकसान है, किसी का और का तो किसी का हो रहा नहीं नुकसान, वो तो हम लोगों का ही नुकसान है। आज देखिए एक प्रधानमंत्री जो इसी मुल्क में, देखिए हमारे आंखों के सामने दो घटनाएं घट गई। एक पीएम जाता है अमेरिका और वो ताकतवर राष्ट्रपति के सामने उसके साथ डांस करने से इनकार करने की हिम्मत रखता है। आज हमारा प्रधानमंत्री वहां जाता है और एक कारोबारी अपने परिवार के साथ वहां पर आता है और अपने बच्चों को चॉकलेट खिला रहा है उनके सामने। एक ऑफिस, एक तरफ सारे अधिकारी बैठे हैं, देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ऑफिसर्स, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी लोकशाही, और एलन मस्क वो अपने बच्चों, कितने ज्यादा ये दो चीजों को कंपेयर करके हम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि हम लोग कहां पहुंच गए। और उसके बाद रोज रोज अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे को कैसे बेइज्जत कर रहा है, क्या क्या बातें हमको सुननी पड़ रही हैं। $21 मिलियन की बात, आज तक कोई जवाब नहीं है और सरकार इतना खामोश हो गई। और उसके बाद ये पॉडकास्ट, अब जनता तो ये जानना चाहेगी ना सर कि हो क्या रहा है इस मुल्क में, कहीं तरक्की रास्ता तो दिख नहीं रहा है। तो माहौल जिस तरह का बना है, पॉडकास्ट पे कितना प्रोपेगेंडा। एक इंटरेस्ट की बात जरूर है हम लोगों के लिए कि जब ये सरकार कभी चली जाएगी, 10 साल, 5 साल, 20 साल, वट एवर जो टाइम, तब हम लोगों को यह जरूर देखना चाहिए और पूरे विश्व को इस बात का एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी कि इस सरकार ने प्रोपेगेंडा पर कितना पैसा खर्च किया। मुझे लगता है पुरानी जितने भी मुल्कों की हुकूमतें रही हैं तो वो इसके सामने पानी भर रही है। अनिल भाई, वो चीजें खुलने लगी हैं, अब आरटीआई में कुछ चीजें देना पड़ रही हैं आपको। अभी हाल ही में आया कि जो वो विदेश में नारे होते हैं, मोदी मोदी, तो कैसे लगते हैं, क्या होता है, कितना पैसा जाता है, सारी चीजें आने लगी। आप बहुत नहीं छुपा पाइएगा, आप खत्म कीजिए, फिर मैं आगे सवाल। आखिरी बात, ये विदेश की आपने बात करी, विदेश में जिसने, एक बंदा जिसने ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम कराया था उसको 40 साल की सजा हुई है। हुई है। जी 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 जी। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह के लोग जुड़ जा रहे हैं।